अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। आज का एक ऐसा दिन जिसमें यकीनन हमारा ईमान है कि दुआएं कबूल होती हैं। बड़ा महीना भी है, मुबारक महीना भी है। और इस वक्त जिस तरह का इस्तराब का आलम है, यानी जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, हमें समझ नहीं आता कि इनका हल कैसे निकलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को पॉजिटिव रखना। एंड नथिंग बीट्स प्रेयर एंड मेडिटेशन। हम देख सकते हैं थ्रू आउट सराहा जा रहा है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को कि कितना वो रोबस्ट तरीके से इस वबा को, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आगे बढ़ी थी। और इसमें ऑफ कोर्स सहरा इस सारी काविशों का बनता है सीएम सिंध के सर पे। और ही इज़ बिन रियली कमिंग फॉरवर्ड, मेकिंग द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन एट हैंड, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि वाकई ये वबा अमीर गरीब, आपका घर, आपका पराया, अपना, इसमें कोई तफरीक नहीं करती। कल हमने उनके खिताब में ये भी देखा कि एक एड्रेस, उन्होंने पब्लिक एड्रेस जो रिकॉर्डेड चल रहा था कि एक ही ख़ानदान के 7 लोग अफेक्ट हुए। एक शख्स घर से बाहर निकला और जब वो वापस आया तो ये वबा अपने पूरे घर के लिए लेके आया। सो वन नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल एट दिस टाइम। अगले 2-3 रोज़ हमारे लिए और ज़्यादा अहम होते चले जा रहे हैं। मैंने आपको 10 रोज़ पहले भी कहा था कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होता है, यानी अगर आप सिंध की बात करें 14 अप्रैल को, तो हमारे सामने जो सिचुएशन होगी इट विल डिसाइड कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या है। लेकिन ऐसी ही मुश्किल की घड़ी में आवाम के लिए रिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताते चलें कि तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज, यानी तकरीबन 144 अरब का ये एहसास रिलीफ पैकेज, कल इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ। और 4 स्टाइपेंड्स में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त वल्नरेबल तबका है जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनको 4 महीनों के स्टाइपेंड्स दिए जाएंगे और हर स्टाइपेंड तकरीबन 12,000 रुपये का होगा। आपको बताते चलें कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है और लोगों के लिए अहम है कि इस बात को भी हम अपने जहन में लेके आएँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जहाँ वसाइल महदूद हैं, ऐसा कर पाना मुश्किल होता है। कल भी हमने इसी बात पे गुफ्तगू की कि ये जो तमाम स्टेप्स इस वक्त लिए जा रहे हैं उसको हम अपने सिस्टम की कंप्लीट ओवरहॉलिंग समझें। इस वबा का जो एक दूरस इसके नताइज रहेंगे या इसका जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, हम देख सकते हैं कि वेस्ट भी एक्सपोज हुआ है कि उनके हेल्थ केयर सिस्टम में कहाँ कहाँ वल्नरेबिलिटीज़ थी, कहाँ कहाँ वो इस वबा को काबू करने में नाकाम रहे। लेकिन पाकिस्तान, जहाँ पे हम बेसिक प्रोटोकॉल्स एंड बेसिक ढांचे की बात करते हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ एन एक्सीलेंट टाइम कि हम एक्सपेडाइट करके उन तमाम खामियों को, कमियों को ख़त्म कर सकें, उनको पूरा कर सकें। सो दैट मेजर अपग्रेडिंग इज़ गोइंग टू हैपन। और ये चीज़ एटलीस्ट मुझे बहुत उम्मीद देती है। मुझे लगता है कि वी मस्ट स्टे ऑप्टिमिस्टिक कि आज तक जो हम बुराइयां करते चले आए हैं, ये हमारे लिए एक अल्लाह ताला का दिया हुआ मौका भी है कि हम अपनी चीज़ों को, अपने सिस्टम्स को सुधार सकें। इसी दुआ के साथ कि इसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले दिनों में, आने वाली नस्लों के लिए बहुत बेहतर होगा। वील बी एबल टू ओवरहॉल द सिस्टम्स जिसके बारे में हम समझते थे कि शायद कुछ नहीं किया जा सकता, करप्शन बहुत है, लोग बहुत लेज़ी हैं, कंप्लेसेंसी बहुत है और हम शायद चीज़ों को बदलना नहीं चाहते। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला बेहतर मस्बत तब्दीली आएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब ज़रा बात कर लेते हैं मईशत पे असरात की, और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आलमी मईशत की। हम जिस तरह के जानते हैं कि ओवरऑल कोरोना वायरस से अफेक्ट होने वाले लोगों की जो तादाद है वो 15 मिलियन से तजावुज़ कर गई है। ये तकरीबन 1.5 करोड़ का नंबर बनता है। और आपको ये भी बताते चलें कि इसमें से तकरीबन 98 हज़ार लोगों ने जान की बाजी अब तक हार दी है। अगर IMF की रिपोर्ट्स की तरफ देखा जाए, उन्होंने कहा कि तेज़ी से आलमी मईशत तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। फ्रांस ने अभी से ये ऐलान कर दिया है कि अपने GDP में वो तकरीबन 5 से 6% स्लो डाउन देख रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। सिर्फ 1 महीने के अंदर, यानी मिड मार्च से लेके अभी तक 1 करोड़ 70 लाख अमेरिकन अपना रोज़गार उनका ख़त्म हो गया है। और बेरोज़गारी का ये आलम है कि हर 10 में से 1 अमरीकी इस वक्त बेरोज़गार है। और IMF ने इस वक्त अपील की है तमाम ही हुकूमतों से कि वो लाइफ लाइन्स प्रोवाइड करें छोटे और मीडियम साइज़ बिजनेसेस को, और जिस हद तक हो सके उनको इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल के वक्त में सर्वाइव करने के लिए कुछ रिलीफ दिया जाए। आपको बताते चलें कि अमेरिका ने इस वक्त $2.3
ट्रिलियन डॉलर्स का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, लेकिन इसके भी बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह नताइज नहीं आ रहे सामने। और आपको बताते चलें कि उन्होंने बहुत सख्ती से ये वार्न किया है, जेरोमी पावेल ने, जब ये 2.3 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया जा रहा था, कि बहुत तेज़ी से अलार्मिंग रेट्स पे इस वक्त बेरोज़गारी अमेरिका में बढ़ रही है। और जाहिर सी बात है, जब सुपर पावर्स का ये हाल हो तो फिर डेवलपिंग वर्ल्ड में क्या होगा, इसके असरात आप जान सकते हैं। जब अमेरिकन की परचेजिंग पावर कम होती है तो इसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया में हम देख सकेंगे। और ये एक ऐसा स्लो डाउन है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसके लिए तैयारी हम जिस हद तक कर सकते हैं वो हमारे लिए करना ज़रूरी है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, और अगर मैं थोड़ा सा इसको रिलीजियस सेंटिमेंट से भी जोड़ती हूँ, बार बार ये बात की जा रही है कि आप ज़कात जो अमूमन लोग रमज़ान के महीने में अगर निकालते हैं तो उसको अदा कीजिए शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में। लेकिन ज़कात के हवाले से भी ये बात कहना बड़ा अहम है कि ठीक है, हम किसी को स्टिच एंड टाइम तो कर रहे हैं, आप उनको मदद ये कर रहे हैं कि आप उनके घर में राशन डलवा रहे हैं, उनकी बेसिक यूटिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर शरई उसूलों पर देखा जाए तो ज़्यादा मुस्तफ़ीद बात यह है कि आप इन पैसों से उनके कारोबार को या उनके ज़रिए रोज़गार को मुस्तहकम करने की कोशिश करें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थॉट। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आपको बताते हैं कि आज हमारे साथ मौजूद है अनदर सेलिब्रिटी, अ वेरी वेल नोन पॉप आइकन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो अ फिलैंथ्रोपिस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद, वेरी पॉपुलर सिंगर। अस्सलाम वालेकुम जवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। हमने सोचा कुछ आपसे भी उम्मीद की, ऑप्टिमिज्म की बातें की जाएँ, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल, जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो काफ़ी तकलीफ दें हैं। सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, इसमें लोग एहसास ये नहीं कर पा रहे कि ये वबा कितनी मुहलिक है, लेकिन घर में रहने से अब लोग काफ़ी डिप्रेस्ड होते चले जा रहे हैं, इज़्तिराब का शिकार हैं। क्या कहना चाहेंगे उनको? जी सिद्रा, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आजकल पूरे दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो लोग परेशान हैं, क्योंकि कोरोना के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा जी कि ये किस तरह का वायरस है, ये किस तरह बिहेव करता है। मुख्तलिफ थेरीज हैं, मुख्तलिफ इलाज भी ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन इसकी वैक्सीन अभी टाइम लगेगा बनने में। और पाकिस्तान में स्पेशली लोगों का ट्रस्ट नहीं है अभी, ना गवर्नमेंट पे है, ना किसी और ऐसे महकमे के ऊपर है कि वो बता सकें कि हाँ हम इसके लिए बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। लोग डरे भी हुए हैं, सहमे भी हुए हैं, परेशान हैं, और गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी वाज़ेह है नहीं। कभी लॉकडाउन कहते हैं करना, कभी कहते हैं नहीं करना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ अर्सा इसी तरह रहेगा, और आधे लोग लॉकडाउन में रहेंगे, आधे लोग जो है वो नॉन सीरियसली बाहर निकलेंगे और इधर उधर फिरते रहेंगे। लेकिन जो निकलने वाले हैं उनको ये एहसास करना ज़रूरी है कि वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियों से बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों से भी खेल रहे हैं। जहाँ तक हुकूमती इक़दाम का ताल्लुक है, स्ट्रैटेजीज़ बन रही हैं, आपका और मेरा इस बात पे इख्तलाफ हो सकता है कि वो शायद सही तरीके से डिलीवर ना हो पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हुकूमती इदारे इस वक्त सर जोड़ कर नहीं बैठे। लेकिन ख़ास तौर पर जो उनकी भी स्ट्रैटेजीज़ का जिस पर ज़्यादा फोकस है, और हमारा भी होना चाहिए, हमारे मुल्क का जो सबसे गरीब तरीन तबका है, जो सबसे वल्नरेबल है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप समझते हैं कि सोसाइटी, कम्युनिटी, हम में इतना एहसास है कि हम उनके लिए इस कड़े वक्त में कुछ कर पाएं? जी सिद्रा, असल में बात यह है कि सफ़ेद पोश तबका तो हमेशा से एक पिसा हुआ इस हवाले से होता है कि वो सोशली पिसा होता है, और ना वो गरीब है ना वो अमीर है, तो उसको अपनी इज्जत देखनी होती है, और तो उसकी हमेशा नीलाम हो जाती है अगर लोग देखें कि ये हाथ फैला रहा है किसी के सामने, भीख मांग रहा, तो इसलिए उनके लिए परेशानी तो है। लेकिन असल परेशानी गरीब लोगों के लिए है, क्योंकि गरीब लोग तो सेल्फ आइसोलेशन भी नहीं कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग भी वो नहीं कर सकते। एक ही कमरे में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं पाकिस्तान में, और गरीब लोग जो है उन्होंने काम भी करना है तो खाएंगे, और अगर काम बंद हो जाएगा तो दिहाड़ीदार लोग क्या करेंगे। और इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती की बात यह है कि चाहे वो तरीके इंसाफ हो, मुस्लिम नून हो, पीपल्स पार्टी हो, इन लोगों ने कभी भी गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया, स्पेशली वो लोग जो कि मजदूर किसान है, मेहनत कश हैं। आज भी पाकिस्तान में मिनिमम वेज जो है 17,500 है, तो इसलिए उनका बुरा हाल है, और मैं समझता हूँ कि लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। अगर वो हुकूमत पर नहीं भी ट्रस्ट करते तो वो खुद जाके उनकी मदद करें, हिफाजती इकदाम लें अपने हवाले से, हिफाजती वो जितने भी उनको पता है गियर्स लेने हैं, उन्होंने
पहन के। लेकिन जवाब इसमें कहीं ना कहीं कोताही है। मैं आपको स्पेसिफिकली सिंध हुकूमत के बारे में अगर बताऊं, सिंध हुकूमत बार बार कह रही है कि अगर आपने मदद करनी है तो किसी मुस्तनद इदारे पे आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक ही जो हमारा शौक़ है ना कि हमें ट्रस्ट किसी पे नहीं है और हम अपने हाथ से राशन ले जाकर दूसरे को देना चाहते हैं, इसी की वजह से आज हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट सिंध भर में हम देख रहे हैं कि कच्ची आबादियों में भी अब कोरोना वायरस पहुँच गया। सोशल डिस्टेंसिंग का आपने सही हवाला दिया और इसी के लिए हुकूमत ने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं, जहाँ पे जिन लोगों के घरों में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर सकें, वहाँ पे उनको मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन सबसे बढ़कर इस वक्त हमारे लिए कंसर्न है हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की सेफ्टी भी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस पर भी काफ़ी मुतनाज़ा खबरें आ रही हैं। कभी डॉक्टर्स बेचारे एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके पास हिफाजती गेयर नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है इस वक्त। इस पर क्या कहना चाहेंगे जवाब? जी, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर्स के साथ तो बहुत ही बुरा मामला है इस वक्त। मेरे बेतहाशा दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, और फिर डॉक्टर्स के लिए जो मैंने गाना बनाया था इसीलिए बनाया था क्योंकि मुझे पता था कि सबसे ज़्यादा लोड इन पे आएगा। और जो सेल्फ आइसोलेशन की बात हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, इसीलिए हो रही है ताकि ये बोझ सारा का सारा मरीजों का डॉक्टर्स पे ना पड़े, क्योंकि सेहत का शोबा कोलैप्स कर सकता है इसकी वजह से। तो डॉक्टर्स जो है फोर फ्रंट पे हैं, सबको मालूम है फ्रंट लाइन है आपकी इस वक्त जो डिफेंस की है। ये कोई वॉर तो हो नहीं रही है, तो एक वायरस के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका, लेकिन उनके पास सामान नहीं है। ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं बहुत नामुसाद हालात में काम कर रहे हैं, खतरे में काम कर रहे हैं, नर्सिस कर रहे हैं, पैरामेडिक्स कर रहे हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स कर रहे हैं, वर्कर्स हेल्थ के सारे कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनको हमें सलाम करना चाहिए और हमें इनको बहुत सराहना चाहिए। हम जो कुछ भी इनके लिए इसमें कर सकते हैं, जो लोग इनके लिए इस वक्त गेयर्स बना के उनको दे रहे हैं। नहीं जवाब इस पर मैं तो कहना चाहूँगी, गेयर्स के लिए एक मैंने भी मेरी नज़र से गुजरा, बहुत सारे लोग घर में ही सिलाई मशीन को लेके वो समझ रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें, इन PPE का यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का मकसद ये है कि एक सील आपके बॉडी पे कायम हो ताकि ये वायरस उन लोगों पे जो इसका इलाज कर रहे हैं, जो इसके मौलजे में मसरूफ़ हैं, उनके ऊपर ये हमला आवर ना हो। लेकिन जो अगर आप रेगुलर सिलाई मशीन से इसको सीने की कोशिश करेंगे तो जो सुई का छेद है, जो सुराख वो करती है, वो इस सील को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। उस सुराख से आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वायरसेस एंटर हो सकते हैं और इनको सब पावर यानी एक नॉर्मल यानी आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपकी हिफाजत करेगा, लेकिन अगर वो गैर आपकी हिफाजत नहीं कर रहा, इट विल पुट देम इन मोर डेंजर। तो ये तो बिल्कुल ना करें, घर बैठ के या खुद बनाने की PPE कोशिश ना करें। इसके लिए मखसूस कंपनीज़ हैं, मखसूस अंदाज है, फैक्ट्रीज़ हैं जो ये बनाती हैं। लेकिन आपका जो एक कंपैशन है, इनके लिए एहसास है। आपने इस नगमे का भी जिक्र किया जो सब बहुत पॉपुलर हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि अगर मेरे नाज़रीन के लिए आप थोड़ा सा वो गुनगुना दें। जी, मैं गाना ही डेडिकेट कर रहा हूँ तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, नर्सिस को, हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ प्रोफेशनल सबको, और साथ ही साथ मैं मीडिया को भी कर रहा हूँ, पुलिस को, आर्मी को, वेस्ट मैनेजमेंट वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं, क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं मुल्क के लिए, ये इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। तेरी मेहनत तभी ऐसा रंग लाएगी, तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी, जब तू साबित कदम होगा उनकी तरह, जो कि गाजी बने जीते सब बाजियां। कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अच्छा, ये जो एक मामला है डॉक्टर्स वाला, इसमें कई और एंगल्स भी निकलते हैं। कल भी मैंने इस पे बात की। कल मैं ऑनलाइन देख रही थी, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एक एक्टर भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि वीडियोज़ आ रही थी बीच में जिसके अंदर डॉक्टर्स वर टेकिंग अ लिटिल ब्रेक, वो थोड़ा सा अपने आप को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे, म्यूज़िक सुन रहे थे, तो उन्होंने उस पर तनकीद की। एंड देन सडनली द एंटायर सोशल मीडिया उनके ऊपर चढ़ दौड़ा कि ये आपने कैसी बात कर ली है। इनका भी हक है कि 10-15 मिनट अपने आप को रिलैक्स करें, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात में ये काम कर रहे हैं। इस पर हम बात कर सकते हैं जी। 10 बजे हमारा ये मौजू भी होगा। इसके अलावा एक बहुत अहम बात सेविंग्स के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि दुनिया की मईशत आपके सामने है। ऑल दिस एंड मोर इन टुडेज शो। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। कोरोना से लड़ना है, न कि डरना है।
बस रब की इबादत करना है, कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है, सुन्नत नबवी पर चलना है, रोज़ा नमाज पढ़ना है, सदका व ज़कात अदा करना है, मुआशरे में मसावात कायम करना है, दुआ इस वबा के ख़त्म होने की करना है। ये इलाकाई नहीं है, मुल्की नहीं है, आलमी मसला बन गया है, मिलकर सामना करना है, दुआ इस वबा के ख़त्म होने की करना है, इस्तग़फ़ार भी करना है, तौबा दिलों से करना है, आज़ान की आवाज़ सुनते ही काबा का रुख भी करना है, रो रो कर दुआ करना है, तौबा दिलों से करना है कि हमें इस वबा से बचना है। इंसानियत का रिश्ता सभी से है, हमें सबकी दुआ करना है, मिलकर सामना करना है। हमें ये बात मालूम है कि वो मालिक बड़ा गफूर रहीम है, वो दुआ को करेगा हमारी कबूल, इस वबा को करेगा ख़त्म ज़रूर। शुक्रिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और अब एक खुसूसी गुफ्तगू अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब के साथ। आप इनके बयान अक्सर सुनते रहते हैं ऑन सोशल मीडिया, लेकिन अभी हाल ही में देखा हमने एक यलगार हो गई अनफॉर्चुनेटली मीम्स की, और काफ़ी नाजेबा चीज़ें भी उसमें थीं, और हम जानना चाहते थे कि अल्लामा साहब उस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और कुछ उनसे राज की बातें भी करनी थी। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। सबसे पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि मैं जितने लोगों से बात करती हूँ, जब हमने बताया कि हम आपसे खुसूसी गुफ्तगू करने वाले हैं तो वो काफ़ी एक्साइटेड थे आज के इस फायरसाइड चैट के लिए, लेकिन फिर ऑफ कोर्स उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो मनचले हैं और मजाक उड़ाते हैं। इन मीम्स पे आपका पर्सनली क्या रिस्पॉन्स था? सबसे बड़ी बात जो है वो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए प्रॉब्लम है, और वो है हमारी तालीमात और तालीम, कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ की। बिल्कुल। एजुकेशन हमारी जो है वो बहुत बिगड़ी पड़ी हुई है। हमको तालीमी प्रोग्राम करने चाहिए, नॉलेज और ऐसे कि जिसमें अक्ल तेज़ हो। जी। पहले होते थे, जब टेलीविज़न शुरू हुआ है पाकिस्तान में, तो मुझे याद है कि स्कूल के बच्चों और कॉलेज के लड़कों के लिए एक प्रोग्राम जीना बजीना आया करता था, जिसमें सवालात होते थे, इनामात मिलते थे, और उससे मुल्क की मालूमात, मुल्क की तारीख़ और इस्लामी तारीख़, कुरान की तारीख़, ये सब कुछ बताया जाता था, वर्ल्ड की नॉलेज। अब हमारा जो लड़का बैठा हुआ है फेसबुक पे लाखों की तादाद में, इनकी नॉलेज कम है, इनकी अक्ल कम है, और अगर किसी के पास अक्ल है भी तो फिर वो सिर्फ नकल करके और आगे काम कर रहा है, एक को देखता है तो वही देख के काम करने लगता है। सही। तो हमें ज़रूरत ये है कि जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये समझते हैं कि नौजवान नस्ल को कैसे गाइड किया जाए, तो उनको गाइड करें और उनको बताएं कि करने वाले काम कितने बहुत से हैं और उनको किस तरह किया जा सकता है, उसमें शोहरत भी कमाई जा सकती है और पैसे भी बनते हैं। बिल्कुल, यानी आप इनसे नाराज़ नहीं हैं, आप इसको इनकी नादानी समझते हैं। लेकिन अल्लामा साहब, आपकी इल्मी सोच में इस वक्त बड़ा इस बात पे बहस हो रही है, मुबाहिसा हो रहा है कि कोरोना वायरस के बाद जो हमने जिस एक्सपीरियंस से हम गुजर रहे हैं, हमारी सोच में, हमारे रवैयों में, पूरे समाज में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। आपके ख्याल में ये क्या तब्दीली होगी? ये मस्बत तब्दीली होगी? लोग एक दूसरे से डरने लगेंगे? लोग एक दूसरे से ज़्यादा हमदर्दी करने लगेंगे? आपका इसके ऊपर क्या तज्ज़िया है? जहाँ तक हमारे मुल्क पाकिस्तान का ताल्लुक है, कुछ भी नहीं सीखा इन्होंने और न इससे कुछ सीखेंगे। ये सीखने का अमल नहीं है, बल्कि ये एक तरह की पाबंदी है, और उस पाबंदी पर जाहिर है कि अमल इसलिए करना पड़ रहा है कि कानून और मुल्क का जो तकाजा है, तहफ़्फ़ुज़ जो बताया जा रहा है, तो उसमें डरा भी दिया गया, तो लोग डर भी रहे हैं, तो डर कर भी घरों में बैठे हुए हैं। और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो जैसे नॉर्मल ज़िंदगी थी फिर वैसे शुरू हो जाएगी, तो कोई ख़ास उससे तब्दीली थोड़ी आ जाएगी कि सब लोग बदल गए। कोई भी नहीं बदला और न कुछ बदलेगा, कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा। इससे
बस ये कि इस नस्ल ने एक ऐसा भी बहरान देख लिया और इनके लिए एक यादगार हो जाएगा। बयान क्या करेंगे जब ये बुढ़े हो जाएंगे, ये लड़के जो आजकल बैठे हैं, जब ये 80-90 के हो जाएंगे तो अगर जिंदा रहे तो ये अपने लड़कों को बताया करेंगे कि ऐसा ऐसा एक बहरान आया था। मुझे ये बताइएगा लामा साहब कि जब हम बात करते हैं इस वायरस की, इसके हवाले से लोगों की अलग अलग राय है। कुछ ये भी गर्दानते हैं कि शायद ये एक साजिश है, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? कि आपको लगता है इसकी हकीकत वाकई यही है कि ये बाकायदा एक साजिश की तरह आलम इंसानियत पे इसको लॉन्च किया गया है? कोरोना देखो एक बीमारी तो बहरहाल है, और इस तरह की बीमारी ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये बीमारी मौजूद थी और पहले इसका कुछ और नाम था, अब ज़ाहिर उसका नाम कोरोना रख दिया है। और इसकी बहुत सी शाखें हैं, खुद ही बता रहे हैं वो लोग के मुख्तलिफ़ किस्म की ये चीज़ें हैं। फ्लू बोलते थे, इन्फ्लुएंजा है, बुखार है, मलेरिया है, ये तमाम चीज़ें थी। अब उसमें ज़ाहिर है कि सांस का फूलना जो है ये एक दमा की किस्म है, ये पहले भी मौजूद थी। नज़ला होता था, खुश्क नज़ला एक होता है, एक तर नज़ला होता है, एक बहता नज़ला होता है, एक बिल्कुल दिमाग में जो है दर्द हो रहा होता है, सर में सर फट रहा होता है, ये भी है। सांस भी बंद होती है, सांस तेज़ चलने लगती है। ये तमाम चीज़ें पुराने आसार हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब उसको उन्होंने बहुत ही खौफनाक सा बना के डराने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले भी तो क्या पहले नहीं लोग मरते थे, ऐसी अजियतनाक बीमारियां पहले भी मौजूद थीं, हर मुल्क में मौतें होती हैं। तो एक चीज़ जो मेरे समझ में नहीं आ रही कि अगर कोरोना से मरने वालों की तादाद बताई जा रही है तो जो रोज़मर्रा दुनिया में मौतें होती थी उसकी तादाद क्यों नहीं बताई जा रही? लामा साहब, क्या मशवरा लोगों को बार बार दिया जा रहा है कि वो एहतियाती हिफाजती तदाबीर को अपनाएं? आप लोगों को क्या मशवरा देंगे? बहरहाल एक हकीकत है, बहुत सारे लोग इस वक्त, सैकड़ों लोग अस्पतालों में हैं, लाखों लोग बल्कि पूरी दुनिया को अगर देखा जाए, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे? किस तरह वो एहतियात कर सकते हैं इस वक्त? हिफ्ज़ान सेहत के लिए जो उसूल हिफ्ज़ान सेहत के हैं वो तो वही तो बयान कर रहे हैं। तो अगर उसमें अमल कर लिया जाए तो मैं तो समझता हूँ कि कोई इसमें बुरी बात नहीं है और कोई गुस्से की बात नहीं है, बल्कि इसको करें। और ऐसे भी हमारे यहाँ तो इस्लाम का उसूल ही है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो सफाई का हुक्म तो हमारे पैगंबर ने दिया ही है, पाक रहने का, ताहिर रहने का, साफ़ सुथरे लिबास में रहना, मुँह हाथ धोना, ये सारी चीज़ें तो इस्लामी हैं। तो अगर अब उसको वो बार बार कह रहे हैं तो शिद्दत के साथ करना चाहिए, और वो ज़ाहिर है कि इंसान की सेहत के लिए अगर फ़ायदेमंद है तो उसको अपनाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अलामा साहब, जहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ, हमने आपसे मीम्स के भी हवाले से बात की, बाकी भी हुआ कि कोरोना वायरस का हल यानी उससे निजात का तरीका आप बताने वाले थे। फिर आपने कहा कि हुकूमती इदारे अगर आपसे ताउन करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपसे राब्ता करेंगे तो आप बताएंगे। क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ उनको बता सकें या इशारा दे सकें? क्योंकि मेरे ख्याल में लोग काफ़ी बेचैनी से इसके सोल्यूशन का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि ये बीमारी जो है ये खून के ही इलाज से जाएगी, और उसकी डिटेल, उसकी तफसील ज़ाहिर है कि जो मेरे पास है वो मैं बता सकता हूँ जी। तो आप कोई बैठे तो फिर बताएं, कोई क्या ये डॉक्टर जो इलाज करते हैं तो क्या वो जगह जगह टेलीविज़न और प्रोग्रामों पे दवाओं के डिब्बे लिए घूमते हैं या पुड़ियाँ लेके घूमते हैं? बेवकूफ़ी की बात लोग करते हैं, लोगों को बात करने का सलीका नहीं आता। एक चीज़ मैंने बताई है, जो मैंने बताई है तो किसको मैं बता दूं? मतलब भाई मैंने कह दिया कि प्लाज्मा खून से खून का इलाज होगा। तो जब मैंने ये बता दिया था 20 मार्च को, तो जिन लोगों ने मेरा जुमला दोहराया उनको ये कहना चाहिए था कि मुझसे सुन के ये कह रहे हैं। मैंने सबसे पहले ये बात कही है, मुझसे पहले किसी ने ये बात नहीं कही। और उसके बाद फिर वो
सब क्रेडिट लेने लगे। तो यही बात मैंने अपने पहले इंटरव्यू में कही थी कि जैसे मैं बताऊंगा चोरी हो जाएगा आइडिया। तो अब जो चीज़ें बाकी रह गई, अगर 2-4 चीज़ें हैं अभी मैं बता दूं, कल से वो चलना शुरू हो जाएगा, सब अपने नाम से चलाएंगे। बीमारी कैसे फैली मैंने तकरीर में बता दिया था कि ये बीमारी कैसे चली, कैसे होती है। ये बहुत पुरानी बीमारी है, आज कोई नई बीमारी नहीं है। वो सारी डिटेल मेरी तकरीर में मौजूद है। लेकिन ये सब करने के लिए, सुनाने के लिए एक वक्त चाहिए, सवाल करने वाला हो, बैठने वाले, समझने वाले हों, तब आदमी बात करे। अब जैसा कि आपने कहा कि भाई कोरोना भी मजाक बना हुआ है, तो अब जब सब मजाक बना हुआ है तो फिर मजाक ही करते रहिए। नहीं तो फिर इस मजाक की रोकथाम कैसे होगी? हर चीज़ को मजाक में तो नहीं उड़ाया जा सकता, इसको लगाम कौन डालेगा लामा साहब? देखिए, बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? इसलिए कि अगर बच्चे को होमवर्क नहीं मिलेगा तो फिर वो खेलेगा, कूदेगा, कूद पड़ेगा, दीवार से कूद जाएगा, हाथ टूटेगा, टांग टूटेगी, मुंह टूटेगा। इन सब चीज़ों से बचाने के लिए बच्चों की तरबियत का तरीक़ाकार यही रखा गया था कि बच्चा महफूज भी रहे, अपने आप को बच्चा सेफ रख सके और तालीम हासिल करता रहे, आगे बढ़ता रहे, जाने। इंसान का मकसद ही इल्म हासिल करना है। इंसान को दुनिया में भेजा ही इसलिए गया, 1,24,000 पैगम्बर क्यों बार बार भेजे गए? ताकि इंसान बेराह ना हो जाए और इनको बताया जाए और सिखाया जाए। पैगम्बरों का ही सिखाया हुआ तो आज ये सारे इंसान कम से कम सफ़ेद पोश हैं, कपड़े पहनते हैं, खाने का सलीका, रहने का सलीका, सोने जागने का सलीका, ये सब पैगम्बरों ने सिखाया है। किताबों ने, आसमानी किताबों ने, तौरात, इंजील, कुरान, आखिरी किताब हमारी कुरान है जिसने सारी बातें बता दी। जब आप इन तालीमात से बेबहरा हो जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप इल्म के करीब ही नहीं जाएंगे। तो अब अगर कोई जेल में रहना चाह रहा है तो पड़ा रहने दो उसको जेल में, फिर वो उस पर भी कुरान में आते हैं कि जो जेल की तरफ जाता है तो फिर वो चलता ही चला जाता है, फिर हम उसको उसमें असफल साफलीन से निकालते ही नहीं, वो उसी में गिरता जाता है, फिर हम उसको जहन्नुम का कुंदा बना देते हैं। इसलिए कि वो मानने को तैयार नहीं है, वो पैगंबर की तालीमात को नहीं मानता, कुरानी तालीम को नहीं मानता, फिर अल्लाह उसी की सज़ा देता है, वरना जहन्नुम काहे के लिए अल्लाह ने बनाया। अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। आपने मुनफरिद, आपने दोबारा लोगों को तनबीह की, इल्म की तरफ राग़िब हों और जो बेसिक हमारे हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल भी हैं, शरई उसूल भी हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, उसको फॉलो करें। काफ़ी आप नाराज़ भी थे हुकूमती इदारों से और दूसरों से कि बैठ कर बात नहीं की गई, और जिन्होंने, आपने सबसे पहले 20 मार्च को जब तकरीर की थी तो जिन्होंने इसको उठा लिया या चुरा लिया उन्होंने भी क्रेडिट नहीं दिया। इन शिकवे शिकायतों का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और वो लोग जो इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आज हमने बहुत सारी चीज़ों पे गुफ्तगू की। एक तो आपको ओवरऑल बताया कि एहसास रिलीफ पैकेज पाकिस्तानियों के लिए बाकायदा लॉन्च हुआ है। ये हमारी तारीख का सबसे बड़ा पैकेज है, जितना हमारी हुकूमत और उसके महदूद वसाइल में बन पा रहा है किया जा रहा है। इसकी हिकमत अमली ये है कि 144 अरब का ये पैकेज है, जिसकी पहली किस्त यानी 50 अरब को रिलीज़ किया गया है। मुस्तहिक ख़ानदान जो आइडेंटिफाई किए हैं वो तकरीबन 120 मिलियन हैं, और उनमें से पहले 40 मिलियन को SMS के ज़रिए मुतला किया गया कि आप 17,000 मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं HBL की और बैंक अल-फलाह की, जहाँ से आप ये 12,000 रुपये का कैश स्टाइपेंड ले सकते हैं। आपको बताते चलें कि ये एक साथ अगले 4 माह तक मिलेंगी, और ना सिर्फ ये कि 17,000 ब्रांचेज़ इसके लिए कायम की गई हैं, बल्कि 3,000 इजाफी कैंप ऑफिस भी लगाए गए हैं। तो उम्मीद है कि ये कतरा कतरा लोगों के लिए एक एटलीस्ट शुरू की रिलीफ का काम सबब ज़रूर बनेगा। और इसके अलावा मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया कि पूरी दुनिया में इस वक्त सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। IMF बार बार तमाम हुकूमती इदारों को कह रहा है कि अपने लोगों को लाइफ लाइन प्रोवाइड कीजिए। अमेरिका ने $2.3 ट्रिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया है। फ्रांस ऑलरेडी कह रहा है कि उनकी GDP में तकरीबन 6% की स्लो डाउन आ सकता है। अमेरिका में इस वक्त ये हाल है कि सिर्फ एक महीने में 1,70,00,000 लोगों ने
अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स के लिए यानी वो क्वालिफाई कर चुके हैं और इसमें से तकरीबन 66 लाख ने अपने आप को आइडेंटिफाई करके लिए इसके लिए अप्लाई भी किया है। कनाडा की अगर बात की जाए वो भी कह रहे हैं कि 10,000 से 12,000 हलाकतों का उन्हें अंदेशा है। सो दीज आर बिग डेविस्टेटिंग नंबर्स। अमेरिका की बेरोज़गारी का ये हाल है कि 10 में से 1 अमरीकी इस वक्त बेरोज़गार है और ये अलार्मिंग रेट पे ऊपर जा रहा है। इसका ऑफ कोर्स कनेक्शन पूरी दुनिया से रहता है, एक मुल्क और वो भी सुपर पावर में अगर हम ये असरात देखें तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट पाकिस्तान में भी आएगा, विच इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड वरी। हमने रिलीफ पैकेजेस भी दिए हैं, लेकिन ये सबसे यानी निचले तबके की हम बात कर रहे हैं, उससे ऊपर वालों की भी ऑफ कोर्स परेशानियां हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माइंड साइंटिस्ट भी हैं, काउंसलर भी हैं, कोच भी हैं, एंड ही हैज़ अ नंबर ऑफ इनोवेटिव टेक्निक्स टू हेल्प यू गेट ओवर दिस टाइम। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि इस इस्तराब की, इस वरी की असल वजह क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेरी वंडरफुल टॉपिक। पर्टिकुलरली वायरस नहीं मारता है, वायरस का खौफ मारता है जी। ये जो कंटिन्यूस एंग्जाइटी है कि क्या होगा, वो बेसिकली परेशान करता है इंसान को और कमज़ोर करता है। हम तो वैसे दो एक्सट्रीम किस्म की कौम वाले लोग हैं ना पाकिस्तानी, अगर आप देखा जाए। एक तो ये है कि जी कुछ नहीं होगा, हाँ, इस कौम पे नहीं होगा, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह की मसलहत है, अल्लाह की मशीयत है। कुछ के बिलीफ सिस्टम्स ऐसे हैं कि जी अल्लाह का शुक्र है कि हर शहर के अंदर किसी न किसी बड़े औलिया और बुजुर्ग का मज़ार है, तो वही जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। हमें जारी रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि उन लोगों की जो पर्टिकुलर इस तरह की जो ज़िंदगी, वो पहले भी कोई बहुत आइडियल तो थी नहीं। पहले भी वो गली मोहल्लों में खेलते रहते थे, पहले भी वो बेरोजगारी पड़े रहते थे, पहले भी वो नशा ही कर रहे थे, पहले ही उनके बच्चे कोई काम नहीं करते थे, पहले उनके खवातीन जो है वो बेसिक सर्वाइवल मोड में ही थे, वो ऐसे ही थे वो। और वो ये होता था कि कुछ मिल जाएगा और मिल ही जाएगा, अल्लाह ताला राज़िक है, ये भी एक बड़ा बिलीफ सिस्टम है। और दूसरी तरफ वो एक्सट्रीम है कि जो कि सिर्फ इस होने के बावजूद भी, यानी अगर वो आज अपनी भी वेल्थ कैलकुलेट करेंगे कि तो शायद 3 जनरेशन की तो रखी है, लेकिन परेशान है कि अब क्या होगा। यानी आप सोचने वाली बात ये है कि वो जो तवक्कुल का पोर्शन है वो हमारे यहाँ दोनों तरफ नहीं, अगर देखा जाए। यानी अगर किसी के घर के अंदर, आपके पास खुद वीडियोस आ रही होंगी, अब तो मीडिया के ऊपर भी आ रही हैं, जो राशन बेच रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह राशन जो है वो बिक रहा है। इसका मतलब तवक्कुल उसके पास भी नहीं है, वो भी मजीद जमा कर करके लेके आ रहा है। जिसके पास बेहिसाब रखा है और खा नहीं सकता, वो भी अब परेशानी के अंदर मौजूद है। तो अगर एक बेसिक चीज़ देखी जाए जो हम मिस कर रहे हैं वो है तवक्कुल, और वो तवक्कुल जो है वो उस कंटिन्यूस स्टेट के अंदर रख रहा है कि हमें जब आज क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो कल क्या नज़र आएगा। अभी तो हमारे पास वो सलाहियतें भी नहीं है जिन ममालिक का आपने जिक्र किया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ये लोग तो आज पे कभी भी काम नहीं किया इन्होंने हमेशा कल पे काम किया, आने वाले कल पे काम किया। लेकिन वो इतना बड़ा मैग्नीट्यूड आया कि इनका आज भी हिल गया। इनको ये समझ में आया कि जिस मेडिकल हेल्थ सिस्टम को हम बड़ा आइडियल समझते थे, वो इतना आइडियल नहीं है, वो इतना पावरफुल नहीं है। इतनी जीडीपी स्पेंड करके, चाहे वो वेलफेयर स्टेट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, उनका भी सिस्टम का पूरा धरा का धरा रह गया। हमारे यहाँ तो वैसे भी कोई हेल्थ सिस्टम जो है वो नहीं था। गिने चुने जो हमारे 2-3 अस्पताल, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, 22 करोड़ की आबादी, और गिने चुने जो 2-3 अस्पताल आपको अपने सामने नज़र आते हैं, रेगुलर डेज के अंदर भी सोर्स पे इमरजेंसी पे बेड मिलता था। सही, रेगुलर डेज पे कांटेक्ट कर दो, फोन करवा दो तो होता था, तो अपॉइंटमेंट मिलता था, तो टेस्ट होता था। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी कोई हेल्थ सिस्टम पहले से भी जो है वो कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि कभी तरजीहात में भी जो है वो नहीं था। तो अब जिस तरफ आप कह रहे हैं कि जी अब क्या होगा, 2 तबके हैं ना, जैसे मैंने कहा, एक तबका तो उसी के अंदर होगा जिसने मांग के खाना है। उनको पता है कि जी हम तो जब से पाकिस्तान बना है, जब से कर्ज मांग ही रहे हैं। अब ये 10 बिलियन हो जाए, 100 बिलियन हो जाए, 200 बिलियन हो जाए, हम तो हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं। और हमारी क्या मिल्कियत है, यानी ये तो वो सबसे बेचारा पिसा हुआ तबका है जिसकी ना अपना मकान है, ना अपना कोई गाड़ी है, बच्चे हैं तो उसकी तालीम की फिक्र भी नहीं की, यानी बेसिक नेसेसिटीज़ पे चल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में तो कोई बहुत फ़र्क नहीं आया है, इनफैक्ट हो सकता है थोड़ी रिलीफ ही मिल जाए कि अब 12,000 रुपये कैश मिल जाए। मैं यही आपको अर्ज़ किया ना कि राशन, कुछ जो है वो राशन मिल जाएगा, कुछ जाके जो है वो ले आएंगे। रमज़ान का महीना है तो ज़्यादातर लोग जो है वो गिविंग मोड में आ जाते हैं, तो उन लोगों को तो मैंने जैसा आपको बताया कि वो तो वैसे भी अपने कल के कौन से बच्चे की प्लानिंग करते थे, वो उनके घर में कौन से प्लानिंग से बच्चे पैदा होते हैं।
उनकी तो जिस तरह आबादी बढ़ती है वो तो उसी डगर के ऊपर जो है वो चलते रहेंगे, और अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी तादाद हमारे मुल्क की उन्हीं लोगों की है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी 50% से भी ज़्यादा लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे आपका इस पर मुशाहिदा क्या है? यानी अगर एक कहता है ना इंसान, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, एक ज़माने में कहा जाता था चोरी चकारी क्राइम की तरफ वो शख्स राग़िब होता है जिसके पास खाने को नहीं था, उसके पास, क्योंकि उसकी बेसिक सर्वाइवल की बात थी। अब जब आप इस कंप्लेसेंसी को आपने अपना शुआर ही बना लिया, यही आपका लाइफस्टाइल है, तो फिर हम क्या तब्दीली की उम्मीद कर सकते हैं? हाउ विल ये सोसाइटी, अब पूरी दुनिया में ये बात होने लगी है ना कि भाई हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स किया, कंपैशन की ज़रूरत है, वहाँ बेरोज़गारी बढ़ी, तो अब एक नया माशरा तख्लीक हो रहा है। हमारे यहाँ वो नया माशरा कैसा होगा? देखिए, पहले तो हम पहले बहुत पीछे हैं हर चीज़ से, लेकिन अगर आप दुनिया के अंदर देखें तो माइट इज़ राइट, इस कोरोना को हटा के भी आप देख लीजिए, नाइंसाफ़ी का तो बोलबाला है ना पूरी दुनिया के अंदर। जो लीडरशिप पूरी दुनिया में उभरी थी, आप ट्रम्प के बयान सुन लें, आप जो है वो पुतिन के बयान सुन लें, आप मोदी के बयान सुन लें, लीडरशिप आपको नजर आ रही है। और वो क्या कहते हैं? माइट इज राइट, राइट। उसका मतलब है कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। सामने वाले को अगर आपने जितनी जिल्लत के साथ उसको सूद के जकड़ना है, आपने उसको तरसा तरसा के जो है वो मारना है, आपने उसको खाना नहीं देना है, आपने खाना ज़ाया करना है। आज की डेट के अंदर भी आप देख लीजिए, मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात कर रहा हूँ, आपको वीडियोस आपको मिल जाएंगी, पोल्ट्री फार्म्स वालों से चेक कीजिए, उनसे बताइए वो चूजे को क्या कर रहे हैं। माइंड बॉगलिंग, यानी वो जिस तरह आप देखें कि ये वो मुल्क है जहां आप कह रहे हैं कि लोगों के पास खाने को नहीं है, आप एहसास प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं लेकिन एहसास नहीं है, एहसास नहीं है, वो देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। दूध भा रहे हैं लेकिन 50 रुपए का करने के लिए तैयार नहीं है, देने को तैयार नहीं कि भाई जो जिनको जरूरत है आप दे दो। भाई आप 100 रुपए के ऊपर अटकी खड़े हुए हैं और बहा रहे हैं, तो आज की दौर में भी कीमत जो है वो कम ना हो जाए। अफसोस आपको मिल जाएगा कि आज की डेट के अंदर भी भूसे टुकड़े आटे में मिलाए जा रहे हैं, यानी क्योंकि लोग आटा खरीदेंगे तो आज की डेट में वो मजबूर है जाता है भाई। तो आप एक वो तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और एक मिलावट भी मौजूद है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरी दुनिया में जब बहसियत मजमूई माइट इज़ राइट का काम शुरू हुआ तो इसका मतलब है सही और गलत की पहचान खत्म हो गई। लेकिन देखिए, मुझे ये लगता है इमरान भाई कि ये वायरस या अल्लाह की तरफ से जो तनबीह है ये आई भी तो इसीलिए है ना। पहले हम समझते थे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें, मिलावट कर लें, पैसे जमा होंगे, फिर उस पैसों से क्या करना है जी, हम उम्रे और अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। आज अल्लाह ने आपको वाकई जकड़ कर एक वेकअप कॉल दी है, और अगर हम इस कॉल पे भी नहीं जागे तो आई डोंट नो, हमें और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन क्या आप इस वक्त समझते हैं कि घर पर रहने की वजह से आपकी सेविंग्स बढ़ी हैं? क्योंकि एक वो तबका भी होगा ना कि गैर ज़रूरी तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई, बाहर जो जिम जाते थे, बाहर खाना पीना था, आउटिंग्स थी, अम्यूज़मेंट थी, लोगों से मिलना, उनको देना दिलाना था, सब कुछ ज़ीरो हुआ हुआ है। तो क्या आपने पैसे ज़्यादा बचाए हैं इन द लास्ट 14-15 डेज़, या आपको लगता है कि किसी और वजह से, या ये सोच के या खौफ की वजह से और चीज़ें जमा करने के चक्कर में आपने और पैसे खर्च दिए हैं? इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑफलाइन हम बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे कि क्या ज़िंदा रहने के लिए और जस्तुजू जारी रखने के लिए कोई वजह होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप अक्सर ऐसे किस्से सुनते होंगे, जब एक ख़ानदान का अगर सरबराह चला जाए तो दिखाया जाता है कि जो बेवा माँ है, जो बीवी थी, उसने अपने बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए उसी ज़िंदगी का अपनी ज़िंदगी का पर्पस उसको बना लिया। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई वजह ना हो और आजकल जिस तरह एकदम से यकायक मुश्किल आ गई है, तो क्या आप फिर भी कंटिन्यू कर सकते हैं? इमरान भाई, सबसे पहले यही सवाल कर लेते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वजह जरूरी है? बात ये है कि हमने ये अज्यूम किया था कि हमें शायद दुनिया में सिर्फ इसीलिए भेजा गया कि हम निकाह के रिश्ते से मुंसलिक होंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चे जाएंगे, बड़े होंगे और हम दुनिया से चले जाएंगे। तो अगर शादी करना या जिस्मानी इख्तिलात का ताल्लुक़ कायम करना और खाना पीना और सोना और चले जाना, ये एग्जैक्टली जानवर का काम है। इंसान और जानवर के अंदर फिर कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। तो अगर इसका मतलब ये कि पर्पज़ ऑफ लाइफ तो ज़रूर है, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको दुनिया में भेजा है तो ये पर्पज़ तो फॉर श्योर नहीं है। ये तो सर्वाइवल की नीड्स है जो जानवर की भी है, वो भी अपने तरीके से पूरा करता है। हमारे अंदर फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे पास लॉ अप्लाई होता है, हमारे पास कानून लगता है, दुनिया का भी कानून लगता है, और जो आखिरत के कानून को मानते हैं आखिरत के कानून भी लगता है। लेकिन ये भी बड़ी ओवर सिंप्लीफाइड बात नहीं हुई इमरान भाई कि कानून लगता है तभी हम कर रहे हैं? यानी एक इंसान की, जब आपको अशरफुल मखलूक बनाया अल्लाह ताला ने, तो आप
के ऊपर ये लाजिम है कि ये जो अपर चैम्बर दिया है इसको इस्तेमाल भी करें? यानी पर्पस सिर्फ इसलिए पर्पस नहीं है, या कानून के दायरे में सिर्फ इसलिए नहीं रहना, या आज जैसे कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में रहो या हाथ धो, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हुकूमत कह रही है, हमारा खुद भी तो इसके ऊपर कोई नजरिया होना चाहिए। ये भी तो यही कहेगा ना यानी अकल जो है, हाँ। जिस तरफ आप इशारा फरमा रही हैं, ये अकल ही तो उस कानून का बताएगी। भाई मुझे कैसे पता लगेगा मुहर्रम कौन है और ना महरम कौन है? मुझे कैसे पता लगेगा कि किससे निकाह हो सकता है, किससे नहीं हो सकता? मुझे कैसे पता लगेगा कहाँ सोना है और कहाँ नहीं सोना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना? उसके अंदर बातनी हवास भी हैं, हलाल और तैयब का भी सिलसिला है, कराहियत नहीं होनी चाहिए, और फिर जो अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया, नहीं रिस्क हराम और हलाल। तो अगर हमारे ऊपर कानून नहीं लागू होगा और हमें कानून का इदराक नहीं होगा, आप यकीन माने हम जानवरों की ज़िंदगी गुजारेंगे। इस वक्त तो हम उन जानवरों से ज़्यादा बदतर हो चुके हैं कि हम उस कानून को होने के बावजूद कानून तोड़ते हैं, अपना कानून हम जो है वो बनाते हैं। और आप ये देख लीजिए कि जिस तरह के कानून दुनिया में चोर रास्ते, जिस तरह दुनिया के अंदर ये कानून पास हुए, मतलब ये इसको हिमाकत के अलावा क्या कह सकते हैं? सेम सेक्स मैरिज सिवाय हिमाकत के और क्या कही जा सकती है? लेकिन इमरान भाई, गुफ्तगू किसी और तरफ निकल जाएगी। जो ब्रेक से पहले मैंने लोगों से सवाल किया, 20-25 दिन अब लोग लॉकडाउन में रहे हैं, यही जो तवक्कुल का पहले हम जिक्र कर रहे थे, फाइनेंशियल वरी भी है, क्या आपको लगता है एक आम आदमी की सेविंग हुई है या उसने अपने खर्चे डबल कर लिए? देखिए, कैश सेविंग का कॉन्सेप्ट हमारी कौम के अंदर इतना है नहीं भाई। कैश सेविंग एक हमारे यहाँ बहुत अच्छी सेविंग का कॉन्सेप्ट होता था जब हम लोग शुरू से गोल्ड खरीद दिया करते थे कि जी बच्ची है उसके काम आएगा। अब 1 लाख रुपए तोला के ऊपर वो गोल्ड खरीदने की कहानी ख़त्म हो चुकी है। फिर जब इस तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आई जिसके अंदर आप ये ज्वेलरी पहन के निकल ही नहीं सकते, तो फिर उसका जैसे वो गोल्ड सेविंग का भी कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो गया। दुनिया के अंदर अगर आप एक ड्राइव देखें तो ये एक मादा परस्ती ड्राइव होगी जिसके अंदर ये है कि जी मटेरियल को फौरी खरीदो, आज ही पहनो, आज ही इंजॉय करो, आज ही ज़ाया करो। एक डिस्पोजेबल टाइप की हमारी लाइफ है। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था, डोंट इन्वेस्ट इन थिंग्स, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। कुछ फलानी जगह चले जाएं, टूरिज्म, लोगों ने यही कहा ना, कितना आप जाके वहाँ से कोई खरीदारी करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मीम मैंने पढ़ी, उसमें कहा यह गया कि भाई इस लॉकडाउन की वजह से पता ये चला कि जिंदगी यानी लाइफ इज नॉट एक्सपेंसिव, लाइफस्टाइल बड़ा एक्सपेंसिव होता है जिसको मेंटेन करना जरूरी है। वो ज़ेंडर की कॉफ़ी, वो चॉप वॉक के नूडल्स, इसकी वजह से पैसे खत्म होते हैं, वरना जिंदगी इंसान अगर घर में रहे और आटा दाल चलता रहे तो चल सकता है। और इनफ है। जी जनाब, कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ये मैं मुनव्वर बोल रहा हूँ कराची से। मुनव्वर साहब, मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन का ये जो 20-15 दिन का टाइम गुजरा है, इसमें आपने पैसों की बचत की है या आपको लगता है खर्चा ज्यादा हुआ है? नहीं, खर्चा तो ज्यादा नहीं हुआ, मगर इंसान अपनी नीड्स को तो जरा सा लिमिट कर ही लेता है। बिल्कुल, कि उसके दिल में ख्याल आ जाता है कि अनसर्टन टाइम्स हैं, आगे क्या होगा। लेकिन इन अनसर्टन टाइम्स में आपने चीजें खरीद कर उनको जमा करने का सोचा, या आपके जहन में ये ख्याल आया कि बेहतरीन तदबीर इस वक्त ये है कि हाथ में पैसा बचा के रखा जाए, कल जरूरत पड़ सकती है? थोड़ा सा सोचा, मगर ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई जमा नहीं किया कि भाई बहुत लंबा कोई आपने, क्योंकि दुकानें तो खुली है ना, तो ऐसा कोई वो नहीं कि सारा बाजार बंद हो गए हैं तो आप जमा करना शुरू कर दें। तो बिल्कुल। और मुनव्वर साहब, मेरे ख्याल में अपना सामान जाके ले सकते हैं जी। और दूसरा मेरे ख्याल में एंगल ये भी है कि बचत के लिए 2 ज़ाविये हैं, एक तो खर्चा जो आपने कम किया, और दूसरा कुव्वत खरीद, यानी जो आमदन आ रही थी वो भी तो मुतासर हुई है। अगर आप दुकान चीजें बंद करके बैठे हैं तो आमदनी नहीं है, कहाँ से बचाएं? वो सही है, मगर ये तो सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे एप्लीकेबल है ना। जो डेली वेज अर्नर्स हैं उनका कोई और बात है, मिडिल क्लास की कोई और बात है, बिजनेसमैन और वो जिनके पास कुछ सेविंग्स हैं उनके ऊपर डिफरेंटली एप्लीकेबल है। लेकिन मैं एक बात आपके ये प्रोग्राम के रेफरेंस से कहना चाह रहा था कि ये तवक्कुल की जो बात कर रहे थे कि तवक्कुल नहीं रहा, आपके जो विजिटर कह रहे थे ना अभी प्रोग्राम में जी, तो वो मैं ये कह रहा था कि मैंने ये महसूस किया है कि 20 साल से मस्जिदों में ये मौलाना साहब और सब सरमन्स देते हैं, ये करो, ये ना करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लाइफ इख्तियार करो, कैरेक्टर ये है। मगर एक्चुअली ये है कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने एक जमात बनाई पहले, सबसे पहले, और उन्होंने वो जिंदगी जी के दिखाई जो हमारे रिलीजन की है प्रिस्क्राइब। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पूरी सोसाइटी में वो ना जमात है ना इंडिविजुअल है,
तो शायद हम वो किरदार भूल गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। सेंस ऑफ कम्युनिटी नहीं है, बल्कि हमारे कॉल और फेल में इतना फ़र्क है कि हम तवक्कुल की तलकीन तो दूसरों को करते हैं, लेकिन इज्जत उसी की करते हैं जिसकी बहुत बड़ी प्राडो या वीगो खड़ी होती है, तो फिर तवक्कुल कैसा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ अब हमारे प्रोग्राम में मौजूद है शर्मिला फारूकी साहिबा। इनकी समाजी और जो सियासी सरगर्मियाँ उनसे हम वाकिफ़ हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से मिस कर रहे हैं इनको ऑन स्क्रीन। ये सेल्फ आइसोलेशन तो ऑफकोर्स हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, लेकिन लगता है इन्होंने सियासत से और पब्लिक लाइफ से थोड़ी सी किनारा कशी की हुई है। आइए जानते हैं कि ये किस हद तक सही है। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमने जब लास्ट टाइम आपकी और मेरी वैसे ही एक बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू हुई तो आपने कहा कि थोड़ा सा अभी पर्सनल लाइफ पे फोकस कर रही हैं, तो कैसी गुजर रही है ये दूरी जो आपने बनाई हुई है पब्लिक लाइफ से? सिद्रा, आजकल तो ज़ाहिर बात है कि ऐसा कोई ख़ास रूटीन तो है नहीं, और पिछले कोई 12-14 दिन से घर के अंदर हम सब आइसोलेशन के अंदर हैं। सही। और ये हमारी भी जिम्मेदारी है और आप सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हमने इस वबा को फैलने से रोकना है तो हम सब घर में लॉकडाउन होके रहें और गैर ज़रूरी वजह से घर से बाहर हरगिज़ ना निकलें। तो मेरा रूटीन यही होता है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ 7-7:30 बजे, और उसके बाद गार्डन में जो मेरे घर का लॉन है उसमें थोड़ी चहलकदमी करती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, और उसके बाद आधे घंटे के लिए ट्रेडमिल करती हूँ। वो आजकल मैं कर रही हूँ क्योंकि वरना कोई एक्टिविटी नहीं है घर से बाहर जाने की, या कोई ऐसा सच नहीं है, बड़ी सेडेंट्री सी लाइफस्टाइल हो गई है, तो कुछ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि जिस दिन दिल चाहता है उस दिन कुछ खाना पका लेती हूँ और बच्चे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती हूँ। हस्बैंड घर पे हैं तो शर्मिला मुझे ये बताएगा कि यू ऑलवेज बीन अ वेरी पॉलिटिकल वॉइस, और ऑफ कोर्स आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी रहा। इस वक्त हर कोई सराह रहा है सिंध हुकूमत के जो इक़दामात रहे हैं, लेकिन फिगर्स अलार्मिंग है। तो आपका मुशाहिदा क्या कहता है? कहा जा रहा है कि 25 अप्रैल तक हो सकता है कोरोना पॉजिटिव्स की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर जाए। दिस इज़ अ वेरी वरिंग सिचुएशन, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, द फिगर्स आर स्कैरी। ये पढ़ के, ये सोच के ही खौफ आता है और मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो एविडेंस बेस्ड डेटा है और जो हम दीगर ममालिक के हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से ये वायरस ने स्प्रेड हुआ है, और एक ऐसी पीक आती है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा खुदा न खासा अमवात भी हो जाती हैं। हस्पताल जो हैं वो मरीज़ों का बोझ नहीं उठा सकते, वो कोलैप्स हो रहे हैं, वेंटिलेटर्स की कमी वगैरह। तो ये एविडेंस बेस्ड डेटा है जो NCC के अंदर शेयर किया गया, और इसमें ये भी कहा गया कि अगर लॉकडाउन नहीं हो तो 25 अप्रैल तक 50,000 लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, और अगर लॉकडाउन हो तो 25,000 लोग अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे कि इतने लोग हों। देखिए, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको वो एहतियात करने की। बिल्कुल बिल्कुल। हुकूमती इक़दामात जो बताए फील्ड के अंदर है, मुख्तलिफ जो है वो सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं और इदारों की भी मदद कर रहे हैं। तो इसलिए सुबह से लेकर 4 बजे तक रोड पे ही होते हैं तकरीबन। एक मोटरसाइकिल के ऊपर 3 बच्चे बैठे हुए हों और एक खातून बैठी हूँ और बाद 2 ख़वातीन बैठी हूँ और 2 बच्चे मोटरसाइकिल पे, ये कौन सी ज़रूरत के तहत हो रहे हैं? पुलिस वालों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, शारा फैसल के ऊपर उन बेचारों के गले दुख जाते हैं। सुजुकी भरी हुई है बच्चों से, औरतों से, कैके लग रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है। कहाँ जा रहे होते हैं? जिन्हें अस्पताल। आप अंदाजा करें, वो कह रहे हैं कि अच्छा आप क्या करें, सख्ती करें। ज़रा सी सख्ती की थी, आपने देखा उसका बड़ा जो है वो रिएक्शन आया। वज़ीर आज़म साहब ने खास हिदायत की कि जी आप हल्का रखें। तो अब आप ज़ाहिर है वो उसको भी अवॉइड बाय जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, एक और सॉरी मैं कंफ्यूजन ये है कि वफाक कहता है कि हाथ हल्का रखे, बिल्कुल क्लियर कहने वाली थी कि इस पे अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। ये भी इतना बड़ा अलमिया है, ये इतना बड़ा अलमिया है कि हम इस मुश्किल वक्त के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली एक नहीं हुए। हम इस मुश्किल वक्त में भी हमने कुछ नहीं सीखा। इस मुश्किल वक्त के अंदर भी हमने जो मुनज़्ज़म होना था, जो आज ये सारा जनास मौजूद है कि अगर ये किसी सेंट्रल निज़ाम के तहत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, कि किसी ID कार्ड के थ्रू और किसी प्रॉपर सिस्टम के जाता, तो सबके लिए बहुत था, आगे के लिए भी बहुत था।
ये जो तकसीम का मसला हुआ है ना कि कोई सफ़ेद पोश तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, ना वो आ सकता है ना वो कह सकता है। वही बात आ जाती है ना, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमने रखा नहीं, फेथ हमने उसको रीडिफाइन कर लिया, हम इसको सिर्फ रिलीजियस फेथ समझते हैं, लेकिन फेथ इन आवर सिस्टम्स, फेथ इन आवर रियासत, हमारे स्टेट पे हमारा फेथ होना चाहिए। आप देखें दुनिया में कहीं नहीं होता कि कोई शख्स करप्शन करे तो अपना करप्ट पैसा मुल्क से बाहर फेंक दे, वो कोशिश करता है कि वहीं कोई और फैक्ट्री लगा ले, 2-3 और मकान खरीद ले, लेकिन हमारा तो अपने करप्शन के पैसे भी फेथ नहीं होता, उसको भी हम बाहर भेजते हैं। सो दैट इज व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ओवर हियर। हमें फेथ रखना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद रियासत में रहते हैं और हमारा जो कुछ है वो पाकिस्तान के नाम है। सो थिंग्स विल गेट बेटर। हर आने वाला तज्ज़िया निगार आपसे यही कह रहा है कि जी हमारे पास इतने वसाइल हैं, विल बी फाइन, लेकिन एक बिला वजह की पैनिक और फियर है जो हमसे इन एहतियाती तदाबीर की जो लाइन है उसको क्रॉस करने पर हमें एक तरह से पुश करती है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बड़ी यानी आई नो कि दीज आर वेरी टफ टाइम्स, लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम की जब रेजिलियंस की, तो ये बड़ा अहम है देखना कि हाउ आर वी एक्चुअली परफॉर्मिंग। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम स्पेशलाइज करते हैं, हमारा अनाज हमारे यहाँ उगता है, टेक्सटाइल का हमारा बिजनेस है, बट दीज आर ऑल जिस पर वैल्यू एडेड, ये वो पहले बातें की जा रही थी कि मज़ीद सरमायाकारी कीजिए ताकि ये वैल्यू एडेड गुड्स हों, इससे आप मज़ीद ज़र मुबादला कमा सकें। लेकिन अगर हमने ये नहीं किया और हमारी एक तिजारत की और ट्रेड की मेंटालिटी थी, तो अब होगा क्या? अगर दुनिया की डिमांड बदली है और लोकली भी डिमांड बदली है, तो बजाय ABCD मंगाने के हम XYZ मंगा लेंगे। थोड़ा सा हमें सिक्लिकल हो सकता है प्रॉब्लम्स हो और जो हमारी एसेंशियल्स हैं उसकी सप्लाई थोड़ी सी मुतासर हो, बट आई एम वेरी होपफुल दैट वी विल बी एबल टू बाउंस बैक फ्रॉम इट मच बेटर देन प्लेसेस जहाँ के बड़े रिजिड सिस्टम्स हैं। इमरान भाई आप क्या समझते हैं? देखिए आपकी बात सही, अगर आइडियली अगर हम प्रोडक्शन की तरफ चले जाएँ, जैसे कई लोगों ने कुछ भी करके कुछ बनाने की और बेचने की कोशिश की, अभी छोड़ दें वो क्वालिटी है या नहीं है, बहरहाल उसने एक क्रिएटिविटी का अंदाज तो अख्तियार किया। तो इसी तरह अगर हम फार्मिंग की तरफ, गार्डनिंग की तरफ, जिसको आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, कुछ भी बना के बेचना, 22 करोड़ की आबादी भी तो एक ब्लेसिंग है ना, कि इसकी एक बेसिक नीड है। अच्छा, क्योंकि हम बेसिक नीड ही वैसी प्रोड्यूस करते थे, ये भी ब्लेसिंग ही समझें कि हमने कभी वैल्यू एडिशन की ही नहीं थी, तो इसलिए हम मार्केट के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, तो वैसे भी अगर मैं देखता हूँ पूरी 57-58 मुल्कों के अंदर कौन सा इस्लामी ममालिक के अंदर ग्लोबल प्रेजेंस की कंपनी कौन सी है? सिवाय आई थिंक एमिरेट्स की शायद कोई भी ग्लोबल प्रेजेंस की कोई कंपनी नहीं है। बाकी सब हमने अपने अपने पूल्स के लिए कुछ बनाते नहीं है, हम तो एंड यूजर ही रहे ना, हम तो एंड यूजर ही रहे। तो अब ये जो है, ये दिस इज व्हाट वी कैन हैव एन अपॉर्चुनिटी कि अब ये कोई ऐसी चीज हो सकती है कि हम छोटी छोटी चीजें बना के और चीजें बेच सकते हैं। ये मैक्रो लेवल की बात हो जाएगी, उसके लिए आई एम श्योर कि अथॉरिटीज़ भी सर जोड़ के बैठी हैं। आपसे मेरा सवाल बड़ा मुख्तसर सा ये होगा, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, अगर एक इंडिविजुअल इस वक्त अपने आप को खामा वरी में पा रहा है, कुछ एनी टिप दैट यू वुड लाइक टू गिव देम? देखिए मेरा पॉइंट ये है कि उसको कल जरूर देखना है, एक बात। दूसरी बात ये कि उसकी उम्र 35 साल है, 30 साल है, 45 साल है या 50 साल है। और ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा तो नहीं है कि हम क्राइसिस से नहीं गुजरे हैं, अब बड़े बड़े क्राइसिस आए हैं और हम सरवाइव कर गए। तो अगर हम 50 साल सरवाइव कर गए और अल्लाह ने सर के ऊपर छत भी दी है टूटी फूटी, अल्लाह ने तन पे कपड़ा भी दिया और पेट में भी दिया है, तो फिर स्टेटिस्टिक्स ये क्यों नहीं बता रही उसको कि भाई जब 50 साल तक सारे हालात में मिल सकता है, जिसमें जंगें भी हुई हैं, दहशतगर्दी भी हुई है, क्या क्या अंदोनाक चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई हैं, तो जब ये सब हुई हैं तो इसका मतलब है कि कल भी जिंदगी होगी। और जिंदगी का ये कि अगर आज उस जिंदगी को बरतना शुरू कर दें, आज अगर उस जिंदगी के वैल्यू को समझना शुरू कर दें, आज की डेट में भी व्हाट आई हैव लिखना शुरू कर दें, आज की डेट में भी बड़ा सादे तरीके से अपने फोन के ऊपर लिखने जा रहे, व्हाट आई एम ग्रेटफुल ऑफ, मेरे पास क्या है, मैं किसका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। टेक चार्ज ऑफ योर थॉट्स। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि सोच जहन में आ गई है, उसने मुझे उदास कर दिया है या परेशान कर दिया है और मेरा इस पे कोई काबू नहीं है। आप अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ताला ने जब आपको सोचने की सलाहियत दी है तो ये सलाहियत भी आपके अंदर मौजूद है कि आप अपनी सोच की धारा को जिस तरफ चाहें ले जा सकते हैं। अगर एक परेशानी का ख्याल आता है तो उसमें आजमाए हुए तरीके क्या हैं, जिस तरह कहा जाता है गुस्सा आए तो बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, वुज़ू कर लीजिए, नमाज अदा कर लीजिए, नहीं है तो कोई जिक्र या विर्द करना शुरू कर दीजिए। यानी अल्लाह पे तवक्कल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि बार बार दोहराएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की है, एक तस्बीह अगर पढ़ लें तो सोच की वो जो एक
एक रोलर कोस्टर चल रहा है, आप उससे निकल जाएंगे। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप ये भी नहीं करना चाहें तो कन्फ्रंट इट। कभी कभार आपको उससे बच के निकलना है, उसको डॉज करना है इस सोच को इमरान भाई, और कभी कभार चट्टान की तरह उसके सामने खड़े हो जाएं। अगर आपको एक बात पे गुस्सा आ रहा है या फिर एक वरी आपके पास आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उसको क्वेश्चन करें। आप उसको बार बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, आ कहाँ से रही है, क्या मेरे पास खाना है नहीं इस वक्त, तो मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एग्जैक्टली आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। यहाँ से नहीं आते हैं, ये जिस्म के सारे हिस्से के अंदर से जो है वो चल रहे होते हैं। तो अगर जिसको मेडिटेटिव कहते हैं कि आप अगर 1 सेकंड के अंदर सिर्फ आंख बंद करके ये आइडेंटिफाई लोकेट करें कि ये थॉट की इनिशिएशन कहाँ से हो रही है, जिस्म के किसी न किसी हिस्से के अंदर होगी, कहीं ना कहीं होगी, ज़्यादा हो रही होगी। जब आपको ये फील होता है कि यार ये थॉट मेरा यहाँ से कहीं से भी इनिशिएट हो रहा है, अब आप आंखें खोल के या आंखें बंद किए भी उसी पोर्शन पे फोकस करके कम्युनिकेट करें, बिल्कुल ऐसे जैसे ये कि लिविंग थिंग है। यानी एक बच्चे से जैसे बात की जा रही है, सोच अगर यहाँ से कंधे पे कहीं पे भी आपको प्रेशर फील हो रहा है, टॉक टू इट। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, वक्त हमारे पास यही था। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात जो मैंने अपने एक ट्रेनर से सीखी थी कि देयर इज नथिंग एज अ गुड और अ बैड मेमोरी। बहुत अच्छा ख्याल या कोई अच्छी याद या बुरी याद कोई चीज़ नहीं होती। आपका जहन एक मसल है और जिस याद को आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो बार बार आप पे अलगार करेगी। तो कोशिश कीजिए वो कोई अच्छी थॉट हो जिसको आप प्रैक्टिस करके अपने लिए एक परमानेंट वे ऑफ लिविंग बना लें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे पीर के रोज़ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।